चलिए, एक बहुत ही अजीबोगरीब लेकिन जियोपॉलिटिकल लिहाज से एक बहुत बड़ी कहानी पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक लीडर के एक अजीब से ऑब्सेशन से। ये जो नारा है ना, मेक अमेरिका गो अवे, ये किसी दुश्मन देश का नहीं है। ये नारा लगाया है ग्रीनलैंड के प्रोटेस्टर्स ने। एक बहुत ही जाने माने नारे को उन्होंने बिल्कुल नया मतलब दे दिया, और वो भी एक बहुत ही हैरान करने वाले प्रस्ताव के जवाब में। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक लोकल मुद्दा, कैसे वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े ग्लोबल गठबंधन मतलब नेटो के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट के एक जुनून से। वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड खरीदना चाहते थे, और ये कोई दबी छुपी बात नहीं थी, बिल्कुल पब्लिकली। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो मसला है वो डेनमार्क के एक ऑटोनॉमस इलाके को लेकर है, जिसकी आबादी एक बड़े शहर से भी कम है, सिर्फ 56,000। तो फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की वजह क्या बताई गई? ऑफिशियली जो तर्क दिए गए वो दो थे। एक तो वहाँ के बेशकीमती नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुँच बनाना, और दूसरा, और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर एक तरह का सिक्योरिटी डोम बनाना। मतलब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका और कनाडा को चीन और रूस से बचा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मामला और कैसे गरमाया, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रीनलैंड के लोगों का इस पूरे प्रस्ताव पर एक बिल्कुल ही अलग नजरिया था। वहां जमीनी हकीकत ये थी कि लोगों का रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त था। ग्रीनलैंड में चारों तरफ एंटी अमेरिकन भावना फैल गई। लोगों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किए। माहौल इतना खराब हो गया था कि वहां मौजूद अमेरिकन जर्नलिस्ट के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया। और उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, जो इस नारे में दिखता है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी संप्रभुता का एक बहुत ही पावरफुल ऐलान था, जो राजधानी में हर तरफ बैनरों पर दिख रहा था। अब ये मामला सिर्फ लोकल प्रोटेस्ट तक ही सीमित नहीं रहा, बात आगे बढ़ी और इसमें यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां भी शामिल हो गईं। और फिर जो हुआ वो बिल्कुल अभूतपूर्व था। फ्रांस ने लीड ली और बाकी नाटो देशों ने भी साथ दिया। उन्होंने अमेरिका के किसी भी संभावित कदम से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए सचमुच वहां अपनी फौजें भेजना शुरू कर दिया। जर्मनी, यूके और कई नॉर्डिक देश भी डेनमार्क के साथ खड़े हो गए। और तो और उन्होंने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का ऐलान भी कर दिया, जिसे आर्कटिक एंड्योरेंस नाम दिया गया। अब अपने ही सहयोगियों के इस कदम पर अमेरिका की जो प्रतिक्रिया आई वो डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल नहीं थी, वो थी इकोनॉमिक और सजा देने वाली। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हीं नेटो सहयोगियों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली जो ग्रीनलैंड की रक्षा कर रहे थे। मतलब वजह बिल्कुल साफ थी, टैरिफ की धमकी इसलिए दी जा रही थी क्योंकि ये देश ग्रीनलैंड को खरीदने की योजना के बीच में आ रहे थे। और धमकी की भाषा देखिए, कितनी सीधी और दो टूक थी। कहा गया कि ये टैरिफ तब तक लगे रहेंगे जब तक ग्रीनलैंड की पूरी और मुकम्मल खरीद के लिए कोई डील नहीं हो जाती। मतलब ट्रेड पेनल्टी को सीधे सीधे उस जमीन की खरीद से जोड़ दिया गया था। अब नेटो के अंदर ही इस तरह के टकराव ने पूरे गठबंधन के वजूद पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये जो ट्रांसएटलांटिक गठबंधन है उसकी नींव हिलने लगी थी। और इसी वजह से कई एनालिस्ट वो सवाल पूछने लगे जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, क्या ये नेटो का अंत हो सकता है? सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प तुलना की गई है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय ग्रीनलैंड में 15,000 अमेरिकी सैनिक तैनात थे, कई मिलिट्री बेस एक्टिव थे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सैनिकों को वहां से हटाया गया और बेस बंद कर दिए गए। सोर्स का इशारा इस तरफ है कि ऐसा शायद जानबूझकर किया गया ताकि एक कहानी बनाई जा सके कि देखो, हमें मिलिट्री ज़रूरतों के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ज़रूरत है। इसका नतीजा बिल्कुल साफ दिख रहा था। यूरोप के नेताओं ने चेतावनी भी दी कि इन टैरिफ की धमकियों से ट्रांसएटलांटिक रिश्तों में एक खतरनाक गिरावट आ सकती है। मतलब एक अकेला मुद्दा दशकों की मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टनरशिप को खत्म करने का दम रखता था। जरा सोचिए, अगर इस एक मुद्दे पर नाटो जैसा गठबंधन टूट जाता तो क्या होता? ये एक ऐतिहासिक भू राजनीतिक घटना होती। यूरोप खुद को रूस और अमेरिका के बीच फंसा हुआ पाता, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने पूरे सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का अंत होता, जो सदियों के लिए दुनिया को बदल देता। तो आखिर में ये संकट इतना बढ़ गया कि दुनिया के दूसरे बड़े देशों को भी इस पर अपनी पोजीशन लेने के बारे में सोचना पड़ा।
जैसे जैसे ये झगड़ा बढ़ता गया, ग्रीनलैंड के नेताओं ने दुनिया की दूसरी ताकतों से मदद मांगनी शुरू कर दी, जैसे कि भारत से। मतलब अब ये सिर्फ अमेरिका और यूरोप का मसला नहीं रह गया था, पूरी दुनिया से समर्थन की अपील की जा रही थी। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी ऐसी नौबत आए कि किसी देश को चुनना पड़े, तो भारत जैसे देश को किधर खड़ा होना चाहिए, अमेरिका के साथ या अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ? जब पुराने गठबंधन टूटते हैं, तो बाकी देश अपना रास्ता कैसे चुनते हैं?